प्रतिरोध को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसमें प्रतिरोध को हमने पढ़ा, उसका यूनिट बनाया, डायमेंशन बनाई, फॉर्मूला बनाया, बहुत कुछ किया। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, शायद ये क्वेश्चन आज भी इसका जवाब नहीं मिला हमको। क्या आपको मिला? प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, जब मैं कभी भी पूछता हूं कि प्रतिरोध क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो अधिकतर बच्चों का जवाब आता है कि सर प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I होता है। समझ रहे हैं? लेकिन आप याद रखें, V अपॉन I से रेसिस्टेंस को आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट द एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का ये वास्तविक डिस्क्रिप्शन नहीं है। V अपॉन I का यूज करेंगे, देन यू विल ओनली एंड ओनली कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, नथिंग एल्स यू विल डू। आप कुछ इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो प्रतिरोध के पूछे जाने पर अधिकतर बच्चों के यही जवाब होते हैं। जब भी कोई टीचर पूछते हैं कि बताइए प्रतिरोध क्या होता है, तो आप पहले तो बताते हो प्रतिरोध R से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम बोलते हैं हम ये नहीं पूछ रहे, प्रतिरोध क्या होता है। फिर आप बताते हो कि प्रतिरोध V अपॉन I होता है। ये भी जवाब नहीं है। V अपॉन I से प्रतिरोध को हम केवल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना करते हैं, उसका मान निकालते हैं। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, इसका जवाब हमें आज भी अभी तक नहीं मिला। आज इसका जवाब ढूंढना है कि एक्चुअली व्हाट इज रेजिस्टेंस। कुछ आपको बात समझ में आ रही है? कोई पूछेगा रेजिस्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हो, क्या बताइएगा? कैपिटल R। रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन किससे करते हो, तो क्या बताएंगे? V अपॉन I। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके जवाब में V अपॉन I नहीं बताएंगे। समझ आया? तो V अपॉन I से केवल हम प्रतिरोध का कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि करंट के लिए, वैद्युत धारा के लिए, एक्चुअली वैद्युत धारा की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं पिछली कुछ क्लासेस से, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है आपका। तो वैद्युत धारा जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो होती है, तो वैद्युत धारा कैसे फ्लो होती है? आंसर है, वैद्युत धारा के फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलना पड़ता है। अगर ये कंडक्टर है और आई एम सेइंग दैट इन दिस कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें करंट बह रही है, इसका मतलब करंट बह रही मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं और उसी से करंट बन रही है। जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, इट मींस उसमें अंदर से होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, प्रवाहित होते हैं, गति करते हैं, चलते हैं वो। तो जब वो चलते हैं ना, तो उनके रास्ते पर कुछ अवरोध लगता है। उनके रास्ते पर क्या होता है, अवरोध लगता है, उतना आसानी से नहीं चल सकते वो। और ये कौन लगाता है? कंडक्टर की वजह से लगता है, चालक की वजह से लगता है। तो वो जो अवरोध लगता है ना, एक्चुअली उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब ऑब्स्टेकल, बाधा, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब भी किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आवेशों के मार्ग में एक अवरोध लगाया जाता है, एक अवरोध लगता है। इस अवरोध को ही चालक तार का क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। सो एक्चुअली दिस इज द रेसिस्टेंस। V upon I is only the calculation of resistance, but not the description. आपको याद रखना है कि जब भी किसी चालक तार में धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें जो वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रहे होते हैं, उनके मार्ग में कुछ अवरोध लगता है। इस अवरोध को ही चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है? ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग प्रतिरोध की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। ठीक है, आप भी नोट कर लीजिए। प्रतिरोध, अंग्रेजी में हम इसे रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए आप भी।
जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार वैद्युत आवेशों के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। चालक तार द्वारा वैद्युत आवेशों के मार्ग में उत्पन्न किए गए इस अवरोध को ही उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जब भी कभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो वो कंडक्टर चार्ज के रास्ते पर एक अवरोध उत्पन्न करता है और वो जो अवरोध कंडक्टर क्रिएट करता है चार्जेस के रास्ते पर, उस अवरोध को ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा अब ठीक, ये प्रतिरोध जो अवरोध उत्पन्न होता है, अब आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रतिरोध ये जो अवरोध लगाता है चालक तार क्यों लगाता है आखिरकार। अगर वो एक कंडक्टर है तो उसके बावजूद भी जब चार्जेस उसमें से फ्लो होते हैं तो वो अवरोध क्यों उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बताऊं, प्रतिरोध का जो रीजन उसका जो मेन कारण है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन, उनका टक्कर। जब भी कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं आपस में, या आपने पढ़ा है कि रूम टेम्परेचर पर मटेरियल के पास 3 तरह के पार्टिकल रहते हैं, याद है आपको? तो अगर रूम टेम्परेचर पर मटेरियल के पास 3 तरह के पार्टिकल रहते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो आपस में भी उनकी टक्कर हो सकती है, क्योंकि अंदर भीड़ भरी हुई है, आपस में भी उनकी टक्कर हो सकती है। और उसके साथ साथ मटेरियल में 2 और प्रकार के पार्टिकल्स हैं, एक वो जिनसे अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हुआ, वो एटम्स, और एक वो जिनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो चुके हैं, पॉजिटिव एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मूव करते हैं ना भीतर से, तो इलेक्ट्रॉनों की आपस में इलेक्ट्रॉनों से भी टक्कर हो सकती है, या पदार्थ के भीतर परमाणुओं से, या जो धनावेशित परमाणु उनके भीतर किसी से भी उनकी आपस की टक्कर हो सकती है। अगर उनकी आपस की टक्कर होती रहती है तो इस टक्कर की वजह से ही यह अवरोध उत्पन्न होता है, कोलिजन। अब टक्कर की वजह से अवरोध कैसे उत्पन्न होता है? अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर आप जब बैटरी लगाते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन पर क्या करना शुरू कर देते हैं? ड्रिफ्ट होना, अनुगमित होना शुरू कर देते हैं। जब वो एक निश्चित दिशा में अनुगमित हो रहे होते हैं उस समय जितनी बार उनकी टक्कर होती है उतनी बार उनकी स्पीड कम हो जाती है। आप खुद सोचिए, अगर आप यहां से साइकिल चलाते हुए ऐसा निकलिए, जब आप बाजार पहुंचते हैं साइकिल चलाते हुए, मार्केट में जाते हैं,
तो उस समय वहां भीड़ आपको मिलती है। आपकी साइकिल चली और एक दूसरी साइकिल से या कहीं से आपकी टक्कर हो गई। जब आपकी टक्कर हो जाएगी तो आपकी स्पीड का क्या होगा, उतनी देर तक कम हो जाएगी। फिर से आप साइकिल चलाओगे, रुकोगे, चलाओगे, फिर चलेगी, थोड़ी दूर चली, फिर आपका कोलिजन हो गया, आपकी स्पीड फिर कम हो जाएगी। फिर आप रुकोगे, उतरोगे, चलोगे, फिर आप स्पीड बढ़ाया, थोड़ी देर बाद फिर किसी से टक्कर हो गई, आपकी स्पीड फिर कम हो गई। इसका मतलब साफ है कि टक्कर होने से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होने की जो स्पीड है, उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लगातार क्या होती रहती है, कम होते रहती है। और करंट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, करंट का फॉर्मूला पढ़ा है NEAVD। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी तो करंट का क्या हो जाएगा, करंट भी कम हो जाएगी। और अगर करंट कम हो गई तो R का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है V/I, करंट के कम होने से रेसिस्टेंस का क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि प्रतिरोध का मुख्य कारण है आवेश वाहकों की परस्पर टक्कर, मेन रीजन यही है। इसके बाद बहुत सारे रीजन और आएंगे, लेकिन जो उसका एक रूट कॉज है रेसिस्टेंस का, वो कोलिजन ही है और कुछ नहीं है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है, देखो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि जब फ्री चार्जेस से सब चलते हैं तो उनकी रास्ते में आने वाले दूसरे पार्टिकल्स से क्या होती रहती है, टक्कर होती है। टक्कर में क्या हुआ, उनका अनुगमन वेग कम हो जाता है। अनुगमन वेग कम होने से करंट कम हो गई, करंट कम होने से रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये रेसिस्टेंस बढ़ गया। देखो चालू कहां से हुआ था, शुरुआत कहां से हुई थी, कोलिजन से। तो मेन बेसिक रीजन तो कोलिजन ही हुआ ना। अब दूसरे रीजन भी देखिए कि अगर टेम्परेचर आप किसी कंडक्टर का बढ़ा देंगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो फ्री चार्जेस है उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी चलने फिरने की, जो उनकी थर्मल वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उनकी टक्करों का एवरेज कैसा रहेगा, टक्कर का क्या होगा, टक्करें कम हो जाएंगी या पहले की तुलना में टक्करें भी बढ़ जाएंगी। आप सोचिए कहीं भीड़ भाड़ है, बहुत सारी भीड़ है और आप धीरे धीरे चल रहे हो आराम से, दूसरी बार उसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप बड़ी तेज भाग रहे हो, टक्करों की संभावना ज्यादा कब होगी, जब आप धीरे चलोगे कि जब आप तेज चलोगे। जब आप तेज चलोगे तो अगर हमने कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा, फ्री चार्जेस जो हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो बड़ी जोर जोर से चलना शुरू कर देंगे। तो टक्करों की संख्या क्या होगी, पहले से बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी, फिर से अनुगमन वेग कम होगा, अनुगमन वेग कम होगा, करंट कम होगी, करंट कम होगी, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस के पीछे बेसिक रीजन जो है वो कोलिजन ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है। आप चाहे टेम्परेचर से ला के देखो तो भी लास्ट में कोलिजन आपको मिलेगा, आप चाहे जैसे ला के देखो, कोलिजन ही रेसिस्टेंस का मेन बेसिक रीजन है। तो हम एक काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। प्रतिरोध का कारण, किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस का होना, इसका रीजन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इसका रीजन है कोलिजन। आवेश वाहकों यहां पर मुझे लिख देना चाहिए। आवेश वाहकों की दूसरे कणों से टक्कर, परस्पर भी हो सकती है उनकी टक्कर। तो बेसिक जो मेन रीजन है वो है कोलिजन, बस ये चीज आप याद करिए।
और भी रीजन बन सकते हैं। आवेशवाहकों की दूसरे कणों की टक्कर नहीं, आवेशवाहकों की दूसरे कणों से टक्कर। ठीक है, तो ये मूलभूत कारण है प्रतिरोध का। क्या आपको समझ आ गया? नहीं समझ में आया? अच्छा, और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे एक रीजन ये भी आपका हो सकता है कि अगर कोई कंडक्टर है आपके पास जिसके पास फ्री चार्जेस ही कम है, टक्कर की संभावना तो कम है लेकिन उसके पास मुक्त आवेश ही कम है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक रोड है और उस रोड में से आप निकल के जा सकते हैं, बड़ा चौड़ा रोड है और उसमें से आप जाइए, एक साथ 50 लोग निकल सकते हैं, एक साथ अगल बगल ऐसे रह के 50 लोग निकल सकते हैं, इतना चौड़ा रोड बना हुआ है। तो हमने बोला जाओ निकलो इससे। अब क्या हुआ, आप लोग निकलना चालू हुए, 1 2 3 4, आप लोग 20 तक निकले, इसके बाद कोई आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोग ही उतने हैं। तो क्या जहां पर 50 लोगों के चलने का रास्ता है वहां पर से अगर केवल 20 लोग ही गुजरेंगे तो टक्कर की संभावना कम होगी कि ज्यादा होगी? टक्कर की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अगर टक्कर की संभावना कम हो जाएगी तो ऐसे सिचुएशन पर टक्कर से इसकी बात नहीं करते हैं, वहां पर फ्री चार्जेस ही हमारे पास कैसे हैं? कम। आवेशवाहक ही हमारे पास कैसे हैं? कम। अगर आवेशवाहक हमारे पास कम है, एन हमारे पास कम है, तो आई का क्या होगा? आई भी कम हो जाएगा। अगर आई कम हो जाएगा तो फिर आर का क्या हो जाएगा? तो भी आर बढ़ जाएगा। और टक्कर से आप देखेंगे तो टक्कर में मैंने वो 2 रीजन आपको बताए, टेम्परेचर वाला रीजन या ज्यादा क्राउडिंग अगर है तो भी कोलिजन बढ़ जाएंगे। तो रीजन टक्कर के अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक रीजन है रेसिस्टेंस का वो कोलिजन ही है। इसके अलावा जो कारण है वो तो और भी बन सकते हैं, लेकिन रूट कॉज रेसिस्टेंस का कोलिजन ही होता है, फ्री चार्जेस का जो चलते हैं उनका। तो ये हमने क्या देखा? प्रतिरोध की परिभाषा और उससे रिलेटेड कुछ बातें। अब थोड़ा सा और इसको देखिए, देखना ये है कि प्रतिरोध प्रॉपर्टी किसकी है, किसका गुण हो सकता है, प्रतिरोध किस प्रकार के पदार्थ का गुण होता है। तो मैं आपको बताऊं, लेसन 1 में आपने क्लासिफिकेशन किया है मटेरियल्स का, पदार्थों का वर्गीकरण किया है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक, ये सब पढ़े थे ना आपने। तो चालकता के आधार पर, करंट फ्लो के आधार पर हम मटेरियल का जब वर्गीकरण करते हैं तो उनमें से प्रतिरोध किसका गुण होता है? तो आंसर है प्रतिरोध जो है वो कुचालकों का गुण होता है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर्स। समझ में आई? इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी है और इसके लिए लेसन 1 में आपको रीजन भी बताए गए थे। कैसे रीजन बताए गए थे? आपको तरीका बताया गया था कि अगर पावर हाउस से आपको अपने घर तक बिजली ले जानी है, इलेक्ट्रिसिटी ले जानी है, तो उसके लिए पावर हाउस से और आपके घर तक तार के द्वारा हम बिजली ले जाएंगे और उन तार को रोकने के लिए, उनको साधने के लिए हमको बीच बीच में क्या लगाने पड़ते हैं? हमको बीच बीच में खंभे लगाने पड़ते हैं, हमको पोल्स लगाने पड़ते हैं। अब जब हम पोल लगाएंगे, ये ऐसा यहां से एक तार है जो बिजली को इधर से इधर की तरफ ले जा रहा है और उसको साधने के लिए यहां हमने पोल लगा दिया इस पे। जैसे ही हम इस पर पोल लगाएंगे, यहां से चार्ज ऐसे आएंगे और चार्ज का अल्टीमेट टारगेट क्या है? अर्थ पर जाना। तो उनको जहां से भी अर्थ पर जाने का मौका मिलेगा वो उस मौके को छोड़ेंगे नहीं। तो जब आप कंडक्टर ऐसा लगा दोगे, पोल ऐसा लगा दोगे, तो जब इधर से चार्ज आएगा, ये ऐसे चलते चलते यहां आपके घर तक जाना है, उसको यहां से आएगा, उसने देखा उसके पास अर्थ पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक आपके घर पर जाए तब अर्थ पर चला जाए, या ये खंभे से पृथ्वी पर चला जाए, क्योंकि खंभा भी तो अर्थ पर गाड़ोगे आप, तो यहां से चला जाए। वो कहां से जाना अर्थ पर पसंद करेगा?
उसको जहां से आसान होगा, जहां से जल्दी रास्ता मिलेगा। तो कहां से जल्दी रास्ता मिलेगा? या आगे आपके घर से या इस खंबे से ही जाने का रास्ता मिलेगा? खंबे से ही। तो वो चार्ज पावर हाउस से आएगा और खंबे से होकर अर्थ पर चला जाएगा। आप घर में स्विच ऑन किए बैठे ही रहोगे, वहां चार्ज नहीं पहुंचेगा, आपके घर में काम नहीं होगा, बिजली नहीं चलेगी, पंखे नहीं चलेंगे, सारा कुछ बिजली से होने वाला कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि चार्ज तो कहां चला गया? अर्थ पर। तो हम ऐसा मत हो। अब देखो, तो क्या पोल हटा दिए जाएं? पोल से ही तो गया, पोल हटा देंगे तब तो आगे जाएगा, लेकिन पोल हटा देंगे तो लाइन खड़ी कैसे करेंगे? उसको प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो हम पोल भी लगाना चाहते हैं और चार्ज भी अपने घर भेजना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक साधन तैयार किया कि जब ये कंडक्टर लाएंगे हम पावर हाउस से, जब ये हमारे घर तक जा रहा होगा, तो बीच में जब पोल लगाएंगे तो यहां इसके बीच में ना एक इंसुलेटर लगा देंगे, कुचालक लगा देंगे। कुचालक का प्रतिरोध कैसा होगा? बहुत ज्यादा। तो जब चार्ज यहां से आएगा और वो चार्ज खंबे को देख के ललचाएगा कि लाओ यहीं से अर्थ पर चले जाएं, लेकिन खंबे और तार के बीच में क्या लगा होगा? कुचालक। तो वो चार्ज जाना तो चाहेगा, लेकिन कुचालक उसको क्या होगा? जाने नहीं देगा, क्योंकि इतना ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। तो वो जाने नहीं देगा, मजबूरन चार्ज को कहां जाना पड़ेगा? आगे आपके घर तक जाना पड़ेगा। तो कुचालक इंसुलेटर का ये काम होता है। और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या है? रेसिस्टेंस। तो आप याद रखिए, प्रतिरोध कुचालकों का गुण होता है, और जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो कुचालक उतना ही अच्छा माना जाएगा। जिसका प्रतिरोध जितना अधिक होता है वह कुचालक उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए एक लाइन पे जरा। प्रतिरोध प्रतिरोध कुचालक पदार्थों का गुण होता है। ठीक है, प्रतिरोध कुचालक पदार्थों का गुण होता है, और कुचालक पदार्थों को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा भैया। इसके बाद दूसरी चीज, पदार्थ का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, पदार्थ का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वह उतना ही अच्छा कुचालक माना जाता है। कुचालक मतलब इंसुलेटर माना जाता है। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस के बारे में कि पहली बात तो जो प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस, वो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है। दूसरा, मटेरियल का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वह पदार्थ उतना ही अच्छा कुचालक माना जाता है। जैसे कि चीनी मिट्टी पोर्सिलीन, उसकी बना के बेलन, उसके डिस्क लगाए जाते हैं पोल्स के साथ में। तो आप देखते हैं जब पोल्स ऐसे लगते हैं और तार ऐसे निकलता है तो खंबे और वायर के बीच में चीनी मिट्टी के वो डिस्क बने हुए लगे रहते हैं वहां पर। समझ आ रहा है? ताकि तार से होकर चार्ज खंबे से होता हुआ अर्थ पर मत चला जाए, और मजबूरन उस चार्ज को आगे तक जाना पड़ता है और आपके घर तक पहुंचेगा तो आपके काम होंगे। ये चीज समझ आ गई? तो ये तो था सारा कुछ प्रतिरोध के बारे में। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है। प्रतिरोध से ही रिलेटेड मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध।
इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। अधिकतर केवल प्रतिरोध लिख दिया जाता है, पर एक्चुअल उसको हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ये इसका नाम होता है। इसी से रिलेटेड मटेरियल में एक प्रॉपर्टी और मिलती है हमको, जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। देखो, इंग्लिश नाम से आप बहुत जल्दी नाम बना सकते हैं। इसका नाम था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। देखो, रेसिस्टेंस लास्ट में ANCE, इसमें कंडक्टेंस ANCE। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वो था, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ये है। समझ आया? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? कुचालक की। तो जब हमने बोला कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कुचालक की प्रॉपर्टी है, तो अब हमारे मन में आता है कि जरा ऐसी ही एक प्रॉपर्टी सुचालक की भी बताओ। तो ऐसी ही एक प्रॉपर्टी सुचालक की ये है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसको हम हिंदी में बोलेंगे वैद्युत और चालकत्व। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत चालकत्व। और इसका उल्टा होता है ये। उल्टा मतलब वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होगा उसको हम बोला करेंगे वैद्युत चालकत्व। समझ में आया? तो नोट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन यहीं से। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहा जाता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहा जाता है। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अच्छा, अगर कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर इसका फॉर्मूला बनेगा G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, आपने लिखा है ना अभी अभी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकत्व। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर देंगे तो वैद्युत चालकत्व के बराबर आ जाएगा। तो कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R। दिस इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ओके, ये किसकी प्रॉपर्टी है? कुचालक की। वो किसकी प्रॉपर्टी है? सुचालकों की। ध्यान रखिएगा भाई आप। अच्छा, एक काम और करते, क्योंकि अभी बिल्कुल नया नया हमने पॉइंट पढ़ा हुआ है वैद्युत चालकत्व, तो इसका फॉर्मूला देख लिया, इसका मात्रक और डायमेंशन वगैरह भी बना लेते हैं। यूनिट क्या रहेगा बताइए? आर प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम। तो जी का यूनिट बताइए? 1/ओम। यूनिट इसका क्या होगा? 1/ओम। हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं पर ओम। 1/ओम लिखेंगे, प्रति ओम भी कह सकते हैं। और देखिए, इसका यूनिट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे। कैसे? आर का यूनिट क्या होता है? ओम। और 1/में है, तो जब ओम को नीचे से ऊपर ले जाओगे ओम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो पर ओम भी कहते हैं या ओम इनवर्स भी इसका यूनिट आप बना सकते हैं। और देखिए, और इसके यूनिट हैं, क्योंकि ये ओम का क्या है? प्रतिरोध का उल्टा। क्योंकि ये प्रतिरोध का कैसा है? उल्टा है, उसका व्युत्क्रम है।
तो अगर हम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, फिर से वैद्युत चालकत्व वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, उल्टा है, इसलिए वैद्युत चालकत्व का मात्रक भी वैद्युत प्रतिरोध के मात्रक का उल्टा होगा। कैसे कि अगर वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो वैद्युत चालकत्व का मात्रक होगा म्हो। ओम को कैसे लिखते हो, OHM, और उल्टा कर देंगे तो MHO, ये भी इसका यूनिट है। हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में इसको पढ़ते हैं म्हो, समझ आया। लेकिन इसका एक यूनिट और बनाया गया, क्यों, क्योंकि इसका जब ये यूनिट बनाया गया तो इसको देखकर सबको हंसी आ जाती, आपकी भी हंसी निकल गई देखो, है ना। तो इसका एक यूनिट और फिर बना, और वो यूनिट इसका बनाया गया साइमन। वो यूनिट क्या बनाया, सॉरी, वो यूनिट बनाया गया इसका साइमन। तो वैद्युत चालकत्व का एक यूनिट क्या होता है, साइमन। अभी आप इनमें से कोई सा भी यूनिट यूज कर सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं यूनिट के लिए ओम, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रति ओम है तो ओम को जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो उसमें पावर -1 लग सकती है। तो ये सब वैद्युत चालकत्व के मात्रक हैं। अच्छा, वैद्युत चालकत्व की विमाएं बता सकते हैं आप हमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आर का जो डायमेंशंस आई थी उनमें सब के क्या कर दीजिए, जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो उन सब की पावर्स के निशान बदल जाएंगे। तो आर की डायमेंशन क्या आई थी, बोलेंगे आर की डायमेंशन क्या आई थी कल, ML2 T-3 A-2, ये आर की डायमेंशन आई थी ना। तो जब आर की जगह लिखेंगे और अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे जी की डायमेंशन बनाने के लिए, तो ये क्या बन जाएंगी, M-1 L-2 T3A2। ये डायमेंशंस आ गई आपकी वैद्युत चालकत्व की। और वैद्युत चालकत्व किसका गुण है, सुचालकों का। इसको भी आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं, वैद्युत चालकत्व सुचालकों का गुण है। वैद्युत चालकत्व सुचालकों का गुण है। वैद्युत चालकत्व सुचालकों का गुण है। और दूसरा पॉइंट क्या लिख देते हैं, वैद्युत चालकत्व जितना अधिक होगा वो उतना अच्छा सुचालक माना जाता है। वैद्युत चालकत्व का मान जितना अधिक होगा, वैद्युत चालकत्व का मान जितना अधिक होगा वह उतना अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा कुचालक, और वैद्युत चालकत्व जितना अधिक होगा उतना अच्छा सुचालक। प्रतिरोध अगर कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा, वैद्युत चालकत्व अधिक होगा, और वैद्युत चालकत्व अधिक होने से सुचालक अच्छा माना जाएगा। देखो, सब प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप थोड़े से में भी धोखा खा सकते हैं। देखिएगा, प्रतिरोध किसकी प्रॉपर्टी है, कुचालक की। वैद्युत चालकत्व किसकी प्रॉपर्टी है, सुचालक की। प्रतिरोध किसका अधिक होना चाहिए, कुचालकों का। वैद्युत चालकत्व किसका अधिक होना चाहिए, सुचालकों का। वैद्युत प्रतिरोध अगर कम है तो चालकत्व कैसा है, ज्यादा होगा।
अर्थात वो पदार्थ कैसा होगा, सुचालक बनने लगेगा। तो सुचालकों का वैद्युत प्रतिरोध कैसा होता है, कम, समझ रहे, तभी तो वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देंगे अच्छे से। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हमने बना लिया, समझ आ गया होगा आपको। आप प्लीज इसे नोट कर ले। दो प्रॉपर्टी और भी पढ़नी है अभी इसके जैसे, दो क्या, एक पढ़नी है, क्योंकि एक तो आप पढ़ चुके हो। एक प्रॉपर्टी थी जिसको हमने पढ़ा था, क्या बोला था उसको, रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका आपने नाम रखा था प्रतिरोधकता। ठीक है, जैसे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व बोला जाता है। फिर से सुनिए, जिस तरह से वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं, उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रतिरोध और वैद्युत चालकत्व हो गया। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को स्टडी करेंगे, जिसे हम विशिष्ट चालकत्व, या उसका एक दूसरा नाम और भी होता है। देखिए, फिर ध्यान से सुनिए, विशिष्ट प्रतिरोध का भी दूसरा नाम होता था, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते थे। इसका एक और नाम क्या होता था, प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही नाम है। अब अगर इनका उल्टा करेंगे हम, तो एक नाम बनेगा विशिष्ट चालकत्व और दूसरा नाम क्या बनेगा, चालकता। उसका नाम प्रतिरोधकता, इसका नाम चालकता। तो नामों से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं क्लियरली अलग अलग आपको समझाना चाहता हूं, ताकि ये चारों नाम, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व, ये सब आपको अच्छे से माइंड में बस जाए। तो आप एक काम करें, इसे नोट कर लें, इसके बाद हम विशिष्ट चालकत्व में आते हैं। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध जो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें विशिष्ट प्रतिरोध हालांकि आप पढ़ चुके हो, तो हम उसको डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इसी से संबंधित आर्टिकल है विशिष्ट चालकत्व, तो उसको लिखेंगे हम। देखिए, नाम हमने बताया आपको, विशिष्ट प्रतिरोध, अंग्रेजी में क्या बोलते थे इसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये इसका नाम, इसका एक दूसरा नाम और भी होता था, प्रतिरोधकता भी इसको बोलते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को अंग्रेजी में कहा जाता है रेसिस्टिविटी। ये प्रतिरोधकता का अंग्रेजी नाम, लेकिन दोनों एक ही सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो से। रो का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक RA/L। ठीक है, तो ये आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है रो का, और इसके बारे में मैंने इतना बताया, इससे ज्यादा आप पूरा रेसिस्टिविटी का आर्टिकल कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हमारा बना, नाम से पहले बनाते हैं, आप इसके अंग्रेजी नाम से पहले बना सकते हैं। इसका इंग्लिश का नाम एक क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो अगर हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तब नाम हो जाएगा स्पेसिफिक, और रेसिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या रखेंगे हम, और यही आर्टिकल हमको पढ़ना है। दूसरा नाम इसका क्या है, प्रतिरोधकता, तो उसका क्या रखेंगे दूसरा नाम, चालकता। ठीक है, इसका दूसरा नाम चालकता, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, उसको क्या बोला जाएगा, कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी और इससे हिंदी में कहा करेंगे चालकता। तो ये एक आर्टिकल हमको स्टडी करना है, पर आपको याद रहे कि इसी के नामों से ही आप इसके नाम बना सकते हैं। तो किसको बोलेंगे चालकता, बताइए? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहा जाता है। बस इतना सिंपल सा है। फिर से, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकत्व। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसका जब व्युत्क्रम करेंगे हम तो उसको हम बोलेंगे विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। ठीक है, लिख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा? रो से। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी आपकी चालकता की। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहा जाता है। ये जो विशिष्ट चालकता अथवा विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता है ना, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। लिख देते हैं विशिष्ट चालकत्व अथवा विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता को सिग्मा, इसे हम बोलते हैं सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अब क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए अगर इसका फॉर्मूला आप बनाने जाएंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। ठीक है, ये चालकता का फॉर्मूला बना। अब आप चाहें तो इसके यूनिट वगैरह बना सकते हैं। यहां से देखिए रो का फॉर्मूला आर ए अपॉन एल आता है। अगर आप ये फॉर्मूला लिखकर सिग्मा की वैल्यू बनाएंगे तो सिग्मा का मान क्या बनेगा? इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो आ जाएगा एल अपॉन आर इंटू ए, ये सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा। बस आपको यूं समझना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकत्व। अब आप चाहें सिग्मा वगैरह की यूनिट बना सकते हैं। देखो यूनिट क्या होगा बताइए? सिग्मा का मात्रक, रो का जो भी मात्रक होगा उसका उल्टा करने से, उसका प्रतिलोम करने से ही सिग्मा का मात्रक मिलेगा। समझ आई बात आपको? तो रो का मात्रक क्या होता है याद कीजिए, ओम इंटू मीटर। तो इसका यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट रहेगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि दोनों बटे में है ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दोनों, इसका यूनिट ये आ जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? मो। ओम इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है? मो।
आप देखो ओम इनवर्स को, अभी म्हो लिखा था हमने, तो म्हो पर मीटर भी लिख सकते हैं, ये भी यूनिट है। और म्हो को ही क्या बोला गया था, साइमन, याद आ रहा है आपको, तो इसकी जगह पर हम साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर भी इसका यूनिट आ जाएगा। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग रो के मुताबिक सिग्मा का वो बनाते जा सकते हैं यूनिट उसका। ठीक है, डायमेंशंस बना लेते हैं। रो की डायमेंशंस जो भी मिली आपको, उनमें जितनी भी घातें थे सबके अगर निशानों को आप बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो आपको सिग्मा की डायमेंशंस मिल जाएंगे। और क्यों होगा ऐसा आप समझ भी रहे हैं, क्योंकि अपॉन में है, नीचे से ऊपर जाएगा, सारी घातों के निशान बदल जाएंगे। तो क्या आप बताएंगे रो की डायमेंशन क्या बनाई थी आपने, देखिए जरा, क्या चीज, ml 3 t-3 a-2, ये रो की डायमेंशन बनी थी कि सिग्मा की बता दी है डायरेक्ट आपने हमको, रो की है ना। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो m-1 l-3 t3 a2, ये डायमेंशन आ जाएगी किसकी, सिग्मा की। ठीक है, सिग्मा अर्थात चालकता की डायमेंशन आ गई। तो चालकता किसको बोलते हैं, चालकता का मात्रक क्या होता है, चालकता की डायमेंशंस क्या होती हैं, ये भी देखो हमने आपको बताया। फिर से एक चीज ध्यान से देखें, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी जिसको कहते हैं। रेसिस्टिविटी किसका गुण है, कुचालकों का। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों किसकी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों कुचालकों की प्रॉपर्टीज हैं। तो हम यहां लिख देंगे प्रतिरोधकता भी कुचालकों का गुण होता है। प्रतिरोधकता भी कुचालकों का गुण होती है। और चालकता किसका गुण होता है, सुचालकों का। चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, चालकता सुचालकों का गुण होती है या होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो रेसिस्टिविटी है ये इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी है और कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेटा ये चीजें आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई, आ रही समझ में? चलिए अगर आ रही तो बताइए। रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, क्योंकि दोनों ही मटेरियल से रिलेटेड है। तो रेसिस्टिविटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल में रेसिस्टिविटी इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है, सुचालकों की। रेसिस्टिविटी क्या बताती है कि वो मटेरियल कितना रेसिस्ट करता है, करंट को कितना ज्यादा रोकता है। और कंडक्टिविटी क्या बताती है कि वो करंट को कितना ज्यादा चलने देती है। रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, कुचालकों के, और कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, सुचालकों के। समझ आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अभी आपने चार नाम एक जैसे, लगभग करीब करीब एक जैसे लगने वाले चार नामों को आपने पढ़ा। एक क्या पढ़ा, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध एक पढ़ा। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या मिला आपको, वैद्युत चालकत्व, कैपिटल जी। फिर एक नाम आया विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कौन आया, विशिष्ट चालकत्व या चालकता।
कंडक्टिविटी भी आप बोल सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल की जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और आपसे और कोई भी पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। तो आप एक काम कर लें, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक छोटी सी चीज और आज देखेंगे हम लोग। ओम के नियम का जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ओम का नियम आप पढ़ चुके हो, ओम के नियम का एक मिनी फॉर्म है, उसको हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, इसको हम हटा देते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट आर्टिकल हम लेते हैं माइक्रोस्कोपिक और मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या मिनिएचर फॉर्म भी इसको बोलते हैं। देखिए, मिनिएचर फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का मतलब है कि छोटा रूल, छोटा रूप उसका। जैसे आप देखते हैं आजकल हर चीज मिनी फॉर्म में आती। मोबाइल फोन अगर इतना बड़ा आता है तो कुछ मोबाइल फोन्स आपने देखा होंगे बस इतने बड़े बड़े भी आते हैं, छोटे छोटे भी लोग घूमते रहते हैं लिए हुए। मोबाइल फोन आपकी रिस्ट वॉच में आने लगा। तो हर एक चीज का मिनी फॉर्म इस समय आने लगा है। ऐसे ही ओम्स के नियम का, ओम का जो लॉ है, ओम्स लॉ का भी एक मिनिएचर फॉर्म है, एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है उसका। क्या है ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म? सबसे पहले तो ओम का नियम जब आपने पढ़ा तो उसमें एक चीज देखी है, R इज इक्वल टू क्या बताया गया था? V अपॉन I। According to Ohm's law, we know, क्या जानते हैं हम? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओम के नियम के अनुसार R की वैल्यू क्या है? V अपॉन I। देखो, ये भी ओम का नियम है, लेकिन ये ओम के नियम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म नहीं है, मिनिएचर फॉर्म नहीं है, ये ओम के नियम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। देखो, माइक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो रूप जो हमें नॉर्मली ऐसे ही हमारी आंखों से दिख जाता है, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म वो होती है जो नॉर्मली हमें ऐसे ही हमारी आंखों से नहीं दिखती। मतलब ये 10⁻⁻⁶ से भी छोटे होते हैं, इनको हम साधारण अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख पाते। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसमें आप देखते हैं कि V क्या चीज है? वोल्टेज, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, और I क्या चीज है? चालक तार में बहने वाली धारा। ये सारा कुछ हमें दिखता है लैब में। कैसे दिखता है? हम चाहें तो V को हम क्या कर सकते हैं? एक बैटरी चालक तार के दोनों सिरों के बीच लगाएंगे और उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित कर सकते हैं। तो हमने कितना विभवांतर लगाया है वोल्टमीटर में हम देख सकते हैं। सर्किट में एक अमीटर लगा देंगे और कितनी करंट फ्लो हो रही है वो भी हम पढ़ सकेंगे अमीटर में। बात समझ में आई? कोई चालक तार प्रतिरोध ज्यादा लगा रहा है या कम लगा रहा है ये भी हम देख सकते हैं। कैसे? अगर वो प्रतिरोध ज्यादा लगाएगा तो करंट का क्या होगा? कम हो जाएगी, और अगर कम प्रतिरोध लगाएगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगी उस पर। तो ये जितने भी क्वांटिटीज यहां पर आप देख रहे हैं ये सब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की क्वांटिटीज हैं। हमको ये नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी हेडिंग डाल के रखा है, माइक्रोस्कोपिक और मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हमको क्या करना है? इन सब को इनके छोटे रूपों में व्यक्त कर देना है। ये जितने भी यहां पर आप क्वांटिटीज देख रहे हैं, we have to convert these all the quantities in their microscopic forms। उनके छोटे छोटे रूपों में हमको कन्वर्ट कर देना है। कैसे छोटे छोटे रूपों में कन्वर्ट करेंगे? R के लिए R का छोटा रूप कौन है? तो R का छोटा रूप है रो। R क्या बता? R किसकी प्रॉपर्टी? अभी लिखा आपने, कुचालकों की। रो भी किसकी प्रॉपर्टी है? कुचालकों की। R किसी भी चालक तार के प्रतिरोध को कहा जाता है, लेकिन रो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध हो जाए ऐसा नहीं है।
रो के लिए चालक तार को 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर पर काट का होना पड़ेगा। तो आर का छोटा रूप कौन है? रो। याद रख लीजिए कि रो इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ आर। ठीक है, मैं यहां लिखता जाऊंगा। रो इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ आर। रो आर का छोटा रूप है। तो आर को आप रो के पदों में व्यक्त कर दीजिए। कोई है फॉर्मूला आपके पास जिसमें आर का मान रो के पदों में आता हो? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, प्रतिरोध का फॉर्मूला याद करिए। रो बराबर क्या होता है? रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। वी का मिनिएचर फॉर्म क्या है? तो मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ वी। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है, विभवांतर, ये आप चालक तार के दोनों सिरों के बीच लगाते हो। विभवांतर आप कहां पर स्थापित करते हो? चालक तार के दोनों सिरों के बीच। और वैद्युत क्षेत्र इस विभवांतर की वजह से इसके अंदर एक एक पॉइंट पर जो उत्पन्न हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। आप मात्रकों से भी याद करिए, V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और E का मात्रक वोल्ट पर मीटर। एक एक मीटर लंबाई पर लगने वाला जो विभवांतर होगा उसे हम E बोल देते हैं। तो E भी बेसिकली क्या है? वोल्टेज ही तो है। V का मात्रक वोल्ट होता है और E का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। V है चालक तार के, चाहे जितना लंबा चालक तार हो, दोनों सिरों के बीच लगेगा। जो E होगा वो केवल 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले V को हम E बोलते हैं। तो जो E है वो V का छोटा रूप है, याद रखिए। तो आपके पास कोई सूत्र है जो V को E में बदल दे? है कोई फॉर्मूला? नहीं याद आ रहा आपको? आप याद करिए, V इज इक्वल टू E इंटू डी आर एक फॉर्मूला होता है, या E बराबर dV अपॉन डी आर। तो dV बराबर E इंटू डी आर। कुल मिला के V इज इक्वल टू E इंटू लेंथ। हमने लेंथ के लिए क्या ले लिया? यहां पर L ले लिया, इसलिए V की जगह पर क्या लिख देंगे? E इंटू L। अब करंट का मिनिएचर फॉर्म बताइए। व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ करंट? करंट का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है? किसी चालक तार में बहने वाली धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। याद आया? और चालक तार के एक एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं? देखो, कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो होगी उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? I से। लेकिन कंडक्टर के एक एक क्षेत्रफल में अंदर में जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे? धारा घनत्व, J। करंट डेंसिटी याद करिए जरा आप। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? I अपॉन A। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो पूरे कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट I, लेकिन कंडक्टर के एक एक क्षेत्रफल से जो करंट बहे उसको क्या बोला जाता है? J, धारा घनत्व। तो ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म करंट का। तो देखो, रो किसका मिनिएचर फॉर्म है? मिनी फॉर्म है कैपिटल R का। E किसका मिनी फॉर्म है? कैपिटल V का। J किसका मिनी फॉर्म है? I का, कैपिटल I। आप कैपिटल I लिखो या स्मॉल I लिखो, करंट के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। तो I का कोई फॉर्मूला है जिसमें J आता हो? बताइए। J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो I इज इक्वल टू J इंटू A। नहीं समझ में आई बात आपको? आया? अब इसके बाद इसमें से कुछ आप कैलकुलेशन कर सकते हो। याद रखिएगा, J यहां पर क्या चीज है? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। कुछ कैंसिलेशन अगर हो रहे हैं तो कर दो। L से L कैंसिल हो गया,
और ए से हम ए कैंसल कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर बचा रो, इधर बचा जे, और ये ई है। अगर हम इसको इधर लेते आएंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इंटू रो, ठीक है, जे इंटू रो। ई इज इक्वल टू जे इंटू रो। क्या बता सकते हैं ई क्या चीज है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जे क्या है? धारा घनत्व। और रो क्या चीज है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। समझ आया आपको? अच्छा, हम चाहें तो इस विशिष्ट प्रतिरोध को क्या लिख सकते हैं? इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें, थोड़ा सा आप इसको ऐसे बना लो कि जे इधर ले आओ, रो उधर भेज दीजिए आप। जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो। ये चीज समझ में आई? जे यहां ले आए, रो इधर भेज दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये 1 अपॉन रो है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इंटू ई, ठीक है। और 1 अपॉन रो को क्या लिखा जा सकता है? अरे आपको कुछ याद नहीं रहता है क्या? रो क्या है बताइए? खाना खा के नहीं आए? रो क्या चीज है? विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ठीक है। और 1 अपॉन रो क्या चीज है? विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता, ठीक है। तो 1 अपॉन रो को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा, क्योंकि चालकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से ये जो फॉर्म आ गई है, दिस इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का ये छोटा रूप है, ये उसका मिनी फॉर्म है, उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अगर आप इसके वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। जे के ऊपर ऐसा वेक्टर लगाएं, फुल वेक्टर, या जे के ऊपर कैप लगानी चाहिए हमको? जे के ऊपर ऐसा कैप लगता है या जे के ऊपर ऐसा फुल वेक्टर लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए बताइए? याद नहीं आ रहा आपको? वैसे तो जे के ऊपर हम कैप लगाते रहे, लगाया था कि नहीं लगाया था? लेकिन भूल जाइए आप, क्योंकि वो जे क्या था जिसके ऊपर कैप लगाया था? यह है वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। और आज जिस जे की हम बात कर रहे हैं वो जे वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश नहीं है, बल्कि उस जे का नाम है चालकता। समझ आ रहा है? ये मैंने, आप जानते हो क्यों बताया आपको? क्योंकि अधिकतर बच्चे क्लास 11th में वेक्टर एनालिसिस में जे के ऊपर कैप देखते रहते हैं, तो उनको लगता है कि यार जे के ऊपर तो कैप लगनी चाहिए, इन्होंने तो पूरा वेक्टर लगा दिया। पर याद रखें, वहां पर उसका मीनिंग अलग था और यहां इसका मतलब अलग है। तो ये क्या है? ये है धारा घनत्व, ये चालकता, और ये वैद्युत क्षेत्र। एंड दिस इज द मिनिएचर और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का ये एक मिनी फॉर्म है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। आई होप कि अभी ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ी? आज हम लोगों ने पहले तो 4 आर्टिकल्स ऐसे पढ़े जिनमें आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में उनको डिफरेंशिएट करके रखना है। पहली आर्टिकल क्या थी? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकत्व। तीसरे नंबर पे विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, और इसके व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। वैद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करेंगे, चालकत्व को G से, विशिष्ट चालकत्व अथवा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता को ρ से, लेकिन विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता को सिग्मा से। सबके अलग अलग फॉर्मूले, सबके अलग अलग यूनिट्स, सबके अलग अलग डायमेंशन, और ये भी कि कौन किसकी प्रॉपर्टी है ये भी आपने देखा। और उसके साथ एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यहां बनाया, दैट इज माइक्रोस्कोपिक और मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और ये भी आप याद रखिए कि R का मिनी फॉर्म कौन होता है, E किसका मिनी फॉर्म है, J किसका मिनी फॉर्म है, किसका छोटा रूप है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं। आप ये बता दीजिए मुझे, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं? आया समझ में? तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।